हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैरेज एजुकेशन। हम लोग आज बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज का पोर्शन, वीडियो का पार्ट नंबर 13। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ और क्यूज वगैरह पे चलता है। पेपर 3 में यहाँ से 30 क्वेश्चन बनकर निकल कर आता है। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए किया कीजिए। प्ले लिस्ट में विजिट कर लीजिएगा, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वाज द परमानेंट कैपिटल ऑफ होयसाला डायनेस्टी। होयसाला डायनेस्टी आपको साउथ इंडिया में डायनेस्टी देखने को मिलता है, तो उसका परमानेंट कैपिटल बताना है। बेलूर, सोमनाथपुर, सरवन, बेलगोला या फिर हेलबिड। क्या होना चाहिए आंसर? इसका ऑप्शन डी होगा। हेलबिड वाज द परमानेंट कैपिटल ऑफ होयसाला डायनेस्टी। यहाँ पे देखने को मिलेगा कर्नाटक वाले रीजन में सारा चीज देखने को मिलता है आपको। और इसका एक और नाम था ना, द्वार समुद्र। तो अगर द्वार समुद्र ऑप्शन में हो तो उसको भी टिक लगा लिया जाए। द्वार समुद्र का ही जो है से नाम है हेलबिड। और पुराना कैपिटल बेलूर भी रह चुका है एक बार। तो होयसाला डायनेस्टी का कैपिटल रह चुका है बेलूर, लेकिन परमानेंट बना है था हेलबिड। तो ऑप्शन ऐसे भी दिया जाएगा। बाकी बेलूर में एक मठ है, उसका जो निर्माण था वो विष्णुवर्धन के द्वारा कराया गया था। और जो होयसाला डायनेस्टी है वो जो है से फाउंड किसके द्वारा किया गया था? वो जो फाउंड किया गया था आपका नृप कृष्ण ना, नृप कृष्णा द्वितीय। तो इनके 2 याद रख लीजिएगा। क्लियर? तो इस हो गया हेलबिड। कर्नाटक वाला रीजन बताया ना, साउथ इंडिया में कर्नाटक वाला रीजन में आपको पाया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। वेयर इज गारो ट्राइब फाउंड। गारो ट्राइब जैसे कहाँ पाया जाता है? असम, मणिपुर, मेघालय या फिर मिजोरम, बताया जाए। तो देखिए यहाँ से देखने को मिलेगा ये जो है से आपका गारो ट्राइब आपको मेघालय में देखने को मिलेगा ना। मेघालय में गारो ट्राइब देखने को मिलेगा। बहुत सारा चीज़ आप लोग देखे होंगे, गारो, खासी, जयंतिया, हिल्स पढ़े होंगे। तो आइए थोड़ा सा अंदर तक जाकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो है आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। तो याद रख लीजिएगा, ऐसे पूछ सकता है। बाकी सबसे पहले गारो हिल आता है, देख लीजिएगा यहाँ पे गारो हिल्स। उसके बाद आता है यहाँ पे खासी हिल्स। उसके बाद आता है जयंतिया हिल। तो अगर ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट लगाने के लिए दे दें तो GKJ, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे होगा। और ईस्ट से वेस्ट जाइएगा तो क्या हो जाएगा? जयंतिया सबसे पहले आएगा, उसके बाद खासी और फिर गारो डिस्ट्रिक्ट आएगा। ओके, तो ये सारा हिल्स जो है आपको देखने को मिलता है। क्लियर? एक यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लिया जाए, जो मेघालय में है विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, जिसका नाम है मौसिनराम। क्या नाम है? मौसिनराम। और मौसिनराम जो देखने को मिलेगा वह ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट ना, ईस्ट खासी जो हिल्स है यहाँ पे उस, ठीक है, तो ईस्ट खासी हिल्स में देखने को मिलता है मौसिनराम। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ईस्ट खासी हिल्स यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मौसिनराम देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, ये सारा कुछ कुछ चीज़ें हैं, याद रख लिया जाए। क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया मेघालय। टोटल आप लोग देखने को मिलेगा जो साउथ ईस्टर्न जो स्टेट है, टोटल 8 स्टेट है ना, जिसमें 7 सिस्टर हम लोग 7 को बोलते हैं। और 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, तो सिक्किम को मिला देंगे तब जाके 8 बनता है। बाकी एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, गारो ट्राइब से मुझे बहुत सारा चीज़ याद आ रहा है। जैसे आजकल मैं डिस्कस किया था नीलगिरी माउंटेन वगैरह में ना, नीलगिरी माउंटेन किसको बोलते हैं? जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी माउंटेन होता है। नीलगिरी माउंटेन टोटल 3 स्टेट्स है, कौन कौन? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ना नीलगिरी माउंटेन में टोडा जनजाति का निवास स्थल है। तो पूछते हैं कभी कभी टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी माउंटेन में पाया जाता है। नीलगिरी माउंटेन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और इसके लिए आप लोग को तो कमेटी ही बताया था, गडगिल कमेटी बताया था ना, और कस्तूरी रंगन कमेटी वगैरह। तो वेस्टर्न घाट के लिए बोले थे कि इसको एक जो है सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए। ओके, चलिए, तीसरा हो गया। बाकी कुछ कुछ जनजाति थे, एक देख टोडा जनजाति यहाँ से बता दिया, गारो जनजाति आपने देख लिया। 3 जनजाति जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूज रहते हैं, जो कि इंडिया में के आसपास देखने को मिलेगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। एक श्रीलंका होता है, एक म्यांमार वाला रीजन और एक चाइना वाला रीजन। तो श्रीलंका में आपको सिंघाला कम्युनिटी देखने को मिलेगा, म्यांमार में आपको रोहिंग्या मुस्लिम देखने को मिलते हैं, और जो चाइना में बहुत न्यूज में रहता है उइघुर मुस्लिम। ठीक है, तो उइघुर, रोहिंग्या और सिंघाला कम्युनिटी तीनों याद रख लीजिएगा, आसपास रीजन वाले में रहता है। आंसर इज मेघालय हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 3। व्हेन एंड वेयर वाज फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड एंड ओपन फॉर कॉमन पीपल। कब जो है से भारत का पहला पुस्तकालय है ना, से भारत का कब और कहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तकालय खोला गया था, बताइए, बताना है। तो मुंबई 1950, नई दिल्ली 1951, कोलकाता 1948 या फिर कोलकाता 1953। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता 1948 में जो है से आपको देखने को मिलेगा नेशनल लाइब्रेरी, जो कि कोलकाता सिटी ऑफ जॉय में खोला गया था। याद रखिएगा 1948। और भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है ना, भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। जब मैं पटना में था तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी था, क्या नाम था उसका, खुदा बख्श इंटरनेशनल लाइब्रेरी ना,
खुदा बख्श इंटरनेशनल लाइब्रेरी पटना में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पटना वाला आ चुका है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, खुदा बख्श इंटरनेशनल लाइब्रेरी पटना में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट शॉर्ट में CAA लिखा जाता है, बोडो डोगरी मैथिली एंड संथाली लैंग्वेजेज वर एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा जाता है अलग अलग क्वेश्चन से कि 22 जो संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, शुरू में 14 भाषा था, 14 से 22 तक का सफर करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फॉर द टाइमिंग आंसर देखते हैं। बोडो भाषा आपको आसाम में देखने को मिलेगा ना, आसाम में। डोगरी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। मैथिली मिथिला वाला रीजन बिहार में देखने को मिलेगा। और संथाली झारखंड का लैंग्वेज है, पता है ना, जो कि झारखंड में जो संथाली लैंग्वेज है उसका ओल लिपि ओल चिकी है। 1941 में इसको डेवलप किया गया था रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा, जिनको आप लोग गुरु गोमके के नाम से जानते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 92nd जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में, उसको 1992 में नहीं हुआ था। 1992 वाला पंचायती राज से था, जो कि अब 24 अप्रैल को भी पंचायती राज दिवस मनाया, वो अलग चीज़ है ना। इसमें 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ओके। उस समय 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज के लिए, याद होगा आपको। और पंचायत के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के लिए 74वां हुआ था 92 और 93 में। यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन है, वो ईस्वी सन था। क्लियर? तो देख लीजिएगा यहाँ से 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। और बाकी यहाँ से सफर में तय कराता हूँ। ओरिजिनली पूछते हैं कि 8वां शेड्यूल में कितने भाषा थे, तो टोटल 14 भाषा थे। 14 से 22 तक का सफर कैसे हुआ, आइए थोड़ा सफर पर ले चलते हैं। सबसे पहले 1967 को बात चलते हैं। 1967 में, तो 1967 की बात कीजिए तो सबसे पहले जो सिंधी लैंग्वेज, जो कि 15वां भाषा है, उसमें ऐड किया गया। कौन लैंग्वेज? सिंधी लैंग्वेज। उसके बाद थोड़ा चर्चा करते हैं हम, देखिएगा 1967। उसके बाद कब? 1992 में ना, 1992 में अब बात करते हैं, उसमें नेपाली, उसके बाद मणिपुरी और कोंकणी, 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया। कब किया गया? 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया। उसके बाद आपको यहाँ से 3 अब 4 देखने को मिल गया, 4 हो गया यहाँ से, और 4 अभी 8 हो गया, और 8 के बाद यहाँ से 14 8 22 हो जाता है। तो ये टोटल सफर है आपका, याद रख लीजिएगा। 1967 में सिंधी लैंग्वेज ऐड किया गया, 1992 में क्या नेपाली, मणिपुरी, और यहाँ से फिर आप कोंकणी देखने को मिल गया। 3 लैंग्वेज यहाँ से ऐड किया गया, ठीक है ना। तो क्लियर है सारा चीज़? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो जरूर बताया जाए। यही सारा लैंग्वेज ऐड किया गया था। और एक चीज़ देख लीजिए, 22 लैंग्वेज है, उसमें नेपाली है। क्वेश्चन कभी कभी दे दे उल्टा पुल्टा करके कि 22 लैंग्वेज में नेपाली है, लेकिन जो आप लोग को देखने को मिलेगा इंग्लिश नहीं है। तो मैं कभी कभी चर्चा भी करता हूँ कि इंग्लिश हम लोग से गुस्सा है, क्यों? क्योंकि संविधान में आप लोग उसको जगह नहीं दिए हैं। ओके, चलिए। एक पिछला क्वेश्चन में एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपको नेशनल लाइब्रेरी जो देखने को मिल रहा है, वो आपको कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इनसे सारा देख लिए ना, देख लीजिएगा। तो कब कब ऐड किएगा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सर टोटल 22 भाषाएं, सोचा कि आपके लिए लिख दूँ, तो सर यही 22 भाषाएं, डोगरी मैथिली वगैरह देखने को मिलता होगा, ओके। यहाँ पे बड़ो बोडो है और संथाली वगैरह देखने को मिलेगा, ओके। तो ये लास्ट में 4 था, ओके, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच वाज द लास्ट नन इन, सॉरी 2 बार लास्ट हो गया ना, विच वाज द लास्ट नॉन इंडियन पर्सनैलिटी टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न बोला जा रहा है कि सबसे लास्ट में किसको दिया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को, मदर टेरेसा जी को, खान अब्दुल गफार खान को, या फिर नेल्सन मंडेला को। देखिए वो पर्सन जिनको सबसे लास्ट में नोबेल प्राइज भारत रत्न मिला था, वो है नेल्सन मंडेला जी। इनको 1990 में जो है से मिला था, भारत रत्न मिला था। भारत रत्न बताया था ना, भारत का सबसे बड़ा जो है सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, जो कि महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में आप लोग दे चुके हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1990 में इनको मिला था। खान अब्दुल गफार खान, जिसको आप लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, उसको 1987 में जो है से मिला था। बाकी मदर टेरेसा जी को 1980 में जो है से क्या मिलते, भारत रत्न मिला था। नोबेल प्राइज बोल दिया क्या? कभी कभी चल जाता है। तो 87 में भारत रत्न मिला उनको, 1980 में जो है मदर टेरेसा जी को भारत रत्न मिला। भारत रत्न जो है से मदर टेरेसा जी को 1980 मिला, इनको नोबेल प्राइज 1979 में मिल चुका है, 79 ना, 1979 में। तो इसको भी याद रखिएगा, नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है। भारत में जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किया गया था इनके द्वारा, कोलकाता में, आपको अच्छे से याद होगा। यह थे आपका कहाँ के थे, अल्बेनिया के थे ना, अल्बेनिया की यह पर्सनालिटी थी, और सिकंदर मैसेडोनिया का था। आंसर हो गया। बाकी नेल्सन मंडेला, इनको साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है ना, साउथ अफ्रीका के थे, याद रख लीजिएगा। और साउथ अफ्रीका का कैपिटल हो गया जोहान्सबर्ग, और करेंसी यहाँ पे रैंड चलता है, RAND, ओके। खान अब्दुल गफार खान को आप लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं।
ये मदर टेरेसा जी हैं। सारा चीज़ हो गया, देख लिया आपने। नेल्सन मंडेला इसका आंसर हो गया ना। नेल्सन मंडेला का एक बुक है ना, याद रख लीजिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या होगा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, LWF, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रख लीजिएगा, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया एक बुक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, भारत में अब तक 105 को संविधान संशोधन किया जा चुका है। ओके, चलिए, GST बताया था ना कि 101वां था, GST जो था 101वां था, बताया था आपको। 121वां संविधान संशोधन बिल था, लेकिन एक्ट बन के 101वां आ गया था, क्योंकि जितना संविधान में संसद में बिल पास किया जाता है, सब बिल पास किया जाता है, सारा अधिनियम नहीं बन पाता है, कानून। द 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, शॉर्ट में CAA, टॉक्स अबाउट द लैंड इश्यू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया, भारत और किसके बीच में जो है देखे होंगे कि जैसे क्षेत्रों के बारे में बताता है 100वां संविधान संशोधन, नेपाल, चीन, भूटान या फिर बांग्लादेश, किसके बारे में बताता है? बताइए जरा। इसका आंसर बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश देखने को मिलेगा आपको। बांग्लादेश के साथ जो है क्या है, 100वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें लैंड बाउंड्री वगैरह का हम लोग बात किए थे। बाकी बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा हमारा लैंड बाउंड्री है, आपको याद होगा, वो 496 किलोमीटर है ना। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं वह राज्य, टोटल 5 राज्य हैं। उसका याद रखिएगा, ATM²W ना, ATM²W। तो ATM² क्या होता है? ATM² में आता है आसाम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, क्या होता है, मिजोरम, और एक आता है मिजोरम, और एक मेघालय ना, और एक वेस्ट बंगाल। टोटल 5 स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। क्लियर? तो याद रख लीजिए कौन कौन, फिर से बता रहा हूँ, आसाम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और मिजोरम, और एक वेस्ट बंगाल। टोटल हो गया ना 5। अब ATM² याद रख लीजिएगा इसको। चलिए, हो गया, और हो गया सारा ना, तो कोई दिक्कत और इस याद देख लीजिएगा। ATM² ने एक ट्रिक हमारे सर बताया करते हैं, जो ATM² है, क्या है, ATM² है, वह 6 शेड्यूल में, टोटल जो 5 स्टेट आते हैं 6 शेड्यूल में, छठा शेड्यूल है, उसमें जो है 4 स्टेट आते हैं टोटल। उसमें A आता है, A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा हो गया, ओके, याद रख लीजिएगा, आसाम, त्रिपुरा। उसके बाद M फॉर मेघालय हो गया, एक मेघालय। अब एक आ गया आपका मिजोरम। तो इसमें 5 स्टेट आ गए टोटल ATM² में। तो याद रखिएगा, ATM मणिपुर नहीं होगा ना, मिजोरम को मणिपुर से कन्फ्यूज मत कीजिएगा। और सर बताते हैं कि जो ATM है, तो याद रख लीजिएगा एक ऐसा ATM जिसमें मनी ना हो, तो मणिपुर नहीं है इसमें, छठा शेड्यूल में ना। छठा शेड्यूल में वहाँ पे हम लोग बहुत सारा जो जनजाति और होता है उसके अपलिफ्टमेंट का बात करते हैं, तो स्पेशल प्रोविजन है ना। तो 4 स्टेट होता है जो छठा शेड्यूल में है। डायरेक्ट पूछते हैं, ATM² ट्रिक याद रख लीजिएगा। ओके, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, और उसके बाद मिजोरम, मणिपुर नहीं है। क्लियर? चलिए, और ATM² पर W जोड़ दीजिएगा तो आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा। और यही सारे स्टेट ऐसे आपको जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 4096 सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द फॉर्मर CJI हु हैज आल्सो बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। देखिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बात होगा कि कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इसके तहत आते हैं, आर्टिकल 124 के तहत इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसको देखने को मिलेगा, तो किसी ना राज्य के गवर्नर बनाए गए हैं, तो गवर्नर आर्टिकल 155 के तहत आता है, गवर्नर। ओके, तो यहाँ से कौन से ऐसे चीफ जस्टिस थे? चीफ जस्टिस में मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, और उनको क्या किया गया, उनको जैसे किसी गवर्नर बनाया गया किसी राज्य का, तो वो कौन पर्सन थे? JS वर्मा, P सदाशिवम, VN खरे या फिर RC लोहोटी। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा P सदाशिवम। आप लोगों को थोड़ा सा न्यूज अगर लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो पता चल गया होगा। P सदाशिवम वो पर्सन थे जो कि केरला के बने थे ना गवर्नर। क्या बने थे? केरला के गवर्नर बने थे। मोदी गवर्नमेंट के टाइम में यह बने थे ना, तो वहाँ उनके टाइम में अपॉइंट किया गया था, तो केरला में बने थे P सदाशिवम। तो याद रख लीजिएगा। तो सारी चीज़ें हो गई, आर्टिकल इनके बारे में 124 वगैरह, गवर्नर 155 वगैरह। हाँ, केरला के बारे में आया, थोड़ा सा याद रखिएगा, सबसे शिक्षित राज्य है। और यहाँ पे ना आजकल बहुत फेमस चल रहा है, एक मुल्ला पेरियार डैम था ना, मुल्ला पेरियार डैम, जो कि पेरियार रिवर पर ही है। 126 साल पुराना डैम है, इसको याद रख लीजिएगा। क्या है? 126 साल पुराना डैम है, तो ये अभी न्यूज में है, पेरियार रिवर पर ही है। बाकी पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहीं पे देखने को मिलता है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? केरला में। और केरल और तमिलनाडु के बीच पालघाट पास भी पड़ता है, दर्रा। ओके, ये क्वेश्चन आएगा आज दर्रा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया। बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा मतलब वस्तु है जिसका भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। आयात मतलब मंगाता है। सोना, गेहूं, पेट्रोलियम, फिर उर्वरक। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह को हम लोग सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। आज वीडियो थोड़ा सा लेट इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि सेकेंड टाइम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बताया था ना, साउंड पूरा गड़बड़ हो गया था। तो मैं तो सोचा कि वैसे अपलोड कर दूं, लेकिन आप लोग निराश हो जाते।
तो फिर मैं सोचा कि चलो भाई अब फिर से रिकॉर्ड करते हैं। साउंड में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बताइए, पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा हम लोग मंगाते हैं, और पेट्रोलियम जब हम लोग लाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उससे बहुत सारा चीज़ निकालते हैं। पेट्रोलियम कच्चा तेल होता है भाई, कच्चा तेल हम लोग बैरल में मंगाते हैं, और एक बैरल में 159 लीटर होता है। क्या होता है? एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, इसको याद रखा जाए। उसके बाद मंगाते हैं तो उसके बाद रिफाइन करना शुरू करते हैं। तो रिफाइन जब करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, रिफाइन करते हैं तो उससे हमको सबसे शुद्ध निकलता है आपका देखने को मिलेगा पेट्रोल, फिर डीजल वगैरह, केरोसिन ऑयल वगैरह, मोबिल वगैरह, ग्लिसरीन वगैरह, बहुत सारा चीज़ से निकाला जाता है। और उसके बाद सारा प्रोडक्ट वगैरह को हम लोग बाहर में निर्यात भी कर देते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मंगवाते हैं कच्चा तेल, बहुत सारा प्रोडक्ट निकालते हैं, बनाते हैं, उसके बाद इसको उधर भी करते हैं, भेज भी देते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होता है, याद रख लीजिएगा इसको। ओके, बाकी सोना वगैरह में देखिए, भारत वैसे सोने का सबसे बड़ा खपत करता है ना, भारत जो है सोने का सबसे ज़्यादा खपत करता है। गोल्ड वगैरह ज्वेलरी यहाँ पे महिलाएं पता है ना सबसे ज़्यादा यूज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में जो प्रथम महिला थी वह कौन थी जो एक मेडल जीती थी? बताइए जरा। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर साइना नेहवाल, कौन जीती थी? तो देखिए वो पर्सनालिटी थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वह जो थी वह प्रथम पर्सनालिटी थी जो कि एक ओलंपिक गेम में मेडल जीती थी। और यह बात है आपको 2000 में ना, कर्णम मल्लेश्वरी बहुत फेमस है, 2000 ईस्वी की बात है। उस समय ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? तो सिडनी में हुआ था। सिडनी कहाँ पे है? सिडनी है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कहाँ है? कैनबरा है। ओके, बहुत लोग गलत इसको याद रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सब कोई मेलबर्न बोलता है, मेलबर्न नहीं है, कैनबरा है, बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। ओके, सिडनी भी बहुत ज़्यादा फेमस टाउन है इसका, सॉरी हाँ फेमस सिटी बोल सकते हैं इसका। तो आंसर क्या हो गया? कर्णम मल्लेश्वरी। अब इनका गेम क्या है? तो गेम है इनका वेट लिफ्टिंग ना, भारोत्तोलन से रिलेटेड है। साइना नेहवाल आपको बैडमिंटन के प्लेयर देखने को मिलेंगे। सानिया मिर्जा जो है से आपको टेनिस खेलती है। मैरी कॉम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये बॉक्सिंग के है ना, क्या है बॉक्सिंग के रिलेटेड है। ये जो है से आपका मणिपुर के हैं, चूड़ा चांदपुर बताया था ना। अब इनका तो बुक भी है द अनब्रेकेबल, अब इन पर मूवी बन चुका है, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा, देख लीजिएगा। मेरी कॉम एक ऐसे पर्सनालिटी है जो कि 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं ना मुक्केबाजी में, विश्व चैंपियन एमेच्योर बॉक्सिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। कर्णम मल्लेश्वरी आंसर हो गया। बाकी तो पहले बताया था कि कोई भी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें जो अभिनव बिंद्रा थे, क्या थे? अभिनव बिंद्रा, वो फर्स्ट टाइम गोल्ड जीते थे किसी भी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 2008 में बीजिंग। अब इनका गेम है शूटिंग। ऐसे में पहले बताया था कि 1928 में, 1932 में और 1936 में 3 बार भारत गोल्ड जीत चुका है मेजर ध्यानचंद के कैप्टनसी में। ठीक है, 3 टाइम जीत चुका है। ठीक है, क्या चुका है? तीन टाइम जो है से जीत चुका है। ठीक है ना, 3 बार जीत चुका है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है। 1928 में ना जयपाल सिंह मुंडा थे, 1928 में जो कैप्टन थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे, बाद में मेजर ध्यानचंद आए थे, लेकिन उस टीम का हिस्सा थे। तो 1928, 1932 और 36 3 बार जो है से भारत गोल्ड जीता है हॉकी में, उसमें पूरा टीम जीता ना, तो इंडिविजुअल नहीं आया था। तो इंडिविजुअल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, बीजिंग चाइना में है ना। चलिए, तो यही हो गया, यह इनका शूटिंग है गेम, सारा चीज़ हो गया। आंसर कर्णम मल्लेश्वरी हो गया। फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम 1896 में हुआ था ना, आपको पता होगा, ग्रीक कैपिटल एथेंस में। और फादर ऑफ ओलंपिक्स बोलते हैं आप लोग, जो होता है क्या नाम था उनका? पियरे डी कुबर्टिन। और ओलंपिक में टोटल 5 छल्ले होते हैं ना, 5 छल्ला मिलाकर टोटल 7 कंटिनेंट को डिनोट कर दिया जाता है, क्योंकि आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जो अंटार्कटिका वगैरह है वहाँ पे कोई गेम होता नहीं है ना, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मिलाकर एक ही है। ठीक है, तो हो गया 7। नेक्स्ट बोला जा रहा है ऐश्वर्य तेलांचल। ऐश्वर्य तेलांचल कहाँ पे है? तो इसको याद रखिएगा, ऐश्वर्य तेलांचल जो है से आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान में कुछ कुछ पार्क जानते हैं आप लोग, जो है से केवलाडियो नेशनल पार्क है ना, केवलाडियो नेशनल पार्क, जिसको आप लोग भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं पे देखने को मिलेगा। ओके, केवलाडियो को भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ना, एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है राजस्थान। बाकी सरिस्का टाइगर देखने को मिलेगा आपको यहीं पे ना, सरिस्का यहीं पे है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको हिंदू फिलोसफी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिंदू फिलोसफी बोला जा रहा है सांख्य वाज फाउंडेड बाय, यानी कि जो दार्शनिक विचार है सांख्य के संस्थापक कौन थे? पतंजलि, गौतम, बदरायन या फिर कपिला? यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो सांख्य दर्शन थे उसके जो प्रतिपादक थे वो थे कपिल मुनि। क्या थे? कपिला जो थे से वही जो है से इसके प्रतिपादक थे, तो इसको याद रखा जाए। यहाँ से क्वेश्चन कुछ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पतंजलि है, क्या है? पतंजलि है, तो पतंजलि जैसे योग दर्शन के जो है से संस्थापक हैं। किसका? योग दर्शन,
मैं जब प्रोवाइड कराऊंगा तो लिख दूंगा यहाँ पे। उसका तो गौतम मुनि देखने को मिलेगा, क्या चीज़, गौतम मुनि है वह न्याय दर्शन के हैं, क्या है, न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। उसके बाद बदरायन देखने को मिलेंगे उत्तर मीमांसा, किसका, उत्तर मीमांसा। देखिए आज का लेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सेकेंड टाइम आज ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ा वीडियो, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा तो छूट जाएगा। और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आज डाला गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मेहनत करके दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे लग रहा था कि वैसे ही अपलोड कर दिया, लेकिन साउंड थोड़ा फेंटेड था, अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो। तो चलिए देखते हैं ऐसे। तो उत्तर मीमांसा हो गया। तो टोटल ध्यान दीजिएगा 6 दर्शन टोटल आते हैं ना, हिंदू फिलोसफी में टोटल 6 दर्शन आते हैं, जिसमें 4 आपने देख लिया। उत्तर मीमांसा से पहले एक मीमांसा आता है, क्या आता है, एक मीमांसा आता है। तो टोटल हो गया आपका 4, एक 5। अब मीमांसा के बाद एक और देखिएगा वैशेषिक, क्या है, वैशेषिक एक है, वैशेषिक। तो वैशेषिक जो है से मिलकर आपका टोटल 6 हो गया, समझ गया। पतंजलि के हैं आपको योग दर्शन के, गौतम मुनि जो देखने मिलेंगे न्याय दर्शन का, बदरायन उत्तर मीमांसा, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं, मीमांसा हो गया, अब एक वैशेषिक होगा। टोटल 6 दर्शन हो गया। कौन कौन किसको प्रतिपादित किए थे अभी मैं बता दिया, ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, घुरा फिरा क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि इतना अच्छा से बताया हूँ। क्वेश्चन 12 देखते हैं, कैनियन इज फॉर्म ड्यू टू, यानी कि कैनियन दरा वगैरह कैसे फॉर्म होता है आपको बताना है, नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा या फिर समुद्री लहरें के द्वारा। तो किसके द्वारा कैनन जो है दरा बनता है, फॉर्म होता है। इसके लिए एक डायग्राम लिया गया है, तो डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए इस तरह से जो ऐसे है, यह नदी का कोर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो नदी अपने कोर्स के दौरान, नदी के रास्ता के लिए हम लोग पाथ का यूज नहीं कोर्स का यूज करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ के फंसाते हैं। तो इस अपने कोर्स के दौरान जो है से देखिए रास्ता बना दिया है, तो इसी को आप लोग ना कैनियन बोलते हैं, दरा का नाम से जानते हैं। जैसे कि नाथुला पास आप लोग सुने होंगे सिक्किम में है, ओके। तो इस तरह से दर्रा बनता है, तो इसको कैनियन जो है नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है ना पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 का आता है, वेयर वाज द महात्मा गांधी केप्ट इन प्रिजन आफ्टर ही वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को 1942 को शुरू किया गया था, आपको अच्छे से पता होगा, जिसमें ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया था। और ऑपरेशन 0 इसमें लॉर्ड लिनलिथ को उस समय गवर्नर थे ना, गवर्नर जनरल, वायसराय तो रहेंगे नहीं क्योंकि वो तो 1858 में ही हट गया था ना। चलिए, तो महात्मा गांधी को कहाँ भेजा गया था भाई, हिरासत में लेकर, क्योंकि बहुत जो है क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता होगा मुंबई में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उसके बाद ऐसे क्या किया गया था, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको आप लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ओके। चलिए, तो इनको ना आगा खां पैलेस में भेज दिया गया था, कहाँ भेज दिया गया था, आगा खां पैलेस भेज दिया गया था, ओके। तो आगा खां पैलेस पुणे में देखने को मिलेगा। पुणे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, पुणे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बताया था कि जो हमारा जो राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला है वो हमारा पुणे में ही है। बाकी राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान जो है वो भी आपका पुणे में ही है, ओके। तो ये सब याद रख लीजिएगा कुछ कुछ चीज़ें। और सीडा भी पुणे में है, जो कंप्यूटर में पढ़ाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, वो भी आपको पुणे में ही देखने को मिलेगा। मेरा लेक्चर थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा शांत दिमाग से होकर देखा कीजिए ना, थोड़ा सा मैं थोड़ा जल्दी डिस्कस करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ना जल्दी कम समय थोड़ा ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो ना 2 घंटा हो जाएगा। अगर मैं डिस्कस करना चलूँ तो इस वीडियो को मैं 2 घंटा में खत्म करूँगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं स्पीड में खत्म करता हूँ और थोड़ा सा मटेरियल भी थोड़ा ज़्यादा चीज़ दे देता हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। तो ज़्यादा देर करूँगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश किया कीजिए, ओके। 1-2 बार दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते नजर आ जाएगा। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनने मत दीजिए, उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखिए, ओके। बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो फास्ट है, तो थोड़ा सा फास्ट ही देखा कीजिए ना, 2-4 दिन 5 दिन में थोड़ा सा आ जाइएगा आप लोग। तो आगा खां पैलेस भेजा गया था पुणे में। यहाँ पे जमनालाल बजाज एक भारत में एक उद्योगपति हैं, याद रखिएगा। साबरमती आश्रम में डिस्कस करना चाहूँगा, इरेज करूँ सारा ना, देख लीजिए सारा। ऑपरेशन 0 आवर और लॉर्ड लिनलिथ वो समय गवर्नर जनरल थे, सारा देख लीजिएगा। साबरमती आश्रम देख लीजिएगा। यहाँ से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ से दांडी मार्च शुरू किया गया था, आपको पता होगा। 385 किलोमीटर वहाँ से दांडी के लिए चला था वहाँ पे काफिला, जिसमें आपको कब चला शुरू किया गया था, 12 मार्च से, इसलिए तो इसको दांडी मार्च बोलते हैं। 12 मार्च से लेकर ये जो चला था 6 अप्रैल तक चला था, तो इतना था 350 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, तो कभी कभी डिस्टेंस भी पूछ देते हैं। और जो ट्रेन चला था वो 34 किलोमीटर था फर्स्ट टाइम, याद है ना। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ओके। ये सारा चीज़ था आपका। नमक कानून तोड़ा गया था उस समय दांडी मार्च में। साबरमती आश्रम वगैरह देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। और हाँ, अभी जो गांधी जी का जो हत्या हुआ था आपको पता होगा, कहाँ पे हुआ था, भूल गया क्या, नहीं, बिरला हाउस में ना, बिरला हाउस में हुआ था। उसको गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, बिरला हाउस। नाथूराम गोडसे ने उनका हत्या किया था, ठीक है, याद है ना। 30 जनवरी 1948 को। जन्म कहाँ हुआ था,
2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। क्वेश्चन 16 देखते हैं, उस्ताद स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। उस्ताद स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? उस्ताद एक तरह का स्किल डेवलपमेंट का ही कार्य है, उसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, उस्ताद का फुल फॉर्म लिख दिया जाए। आप लोग लिखिए कि हाथ दर्द कर रहा है, मुझे बताना होगा, लिखिए एक क्वेश्चन तो बताइए, उस्ताद स्कीम जो है से कब लॉन्च किया गया था बताइए। स्किल वगैरह से 14 मई 2015, 14 मई 2014, 14 मई 2016 या फिर 14 मई 2017? आंसर होगा 14 मई 2015 को स्किल वगैरह के लिए ही जो है उस्ताद स्कीम शुरू किया गया था। अपग्रेडिंग स्किल ओके एंड ट्रेनिंग थ्रू क्या बोला था, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन डेवलपमेंट वगैरह, ऐसे ही उसका फुल फॉर्म था। तो आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह में डेवलपमेंट के लिए हम लोग बात करते थे, अब उसमें स्किल वगैरह को डेवलपमेंट करने का बात किया जाता है उस्ताद स्कीम में। तो 14 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज, अच्छा मैं तो आंसर ही बता दिया, चलिए एक बार फिर से लिखिए, व्हेन वाज जनधन योजना स्टार्टेड। जनधन योजना कब शुरू किया गया था? जनधन योजना का प्राइमरी पर्पस था कि इसमें लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ा जाए, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह था ना, वित्तीय समावेशन था कि लोगों को क्या करें, बैंक खातों से जोड़े जाए, ठीक है लोगों को, क्योंकि बहुत लोग अगर देखते होंगे कि बहुत लोग इधर उधर चलते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट वगैरह उनको नहीं मिल पाता है, तो बैंक से रहेगा तो डायरेक्ट उन लोगों को डीबीटी कर दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा कोई भी लाभ को। ओके, तो इसको 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था जनधन योजना। बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा स्कीम लिया हूँ। क्वेश्चन 18 देखिए, व्हेन वाज उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड। उज्ज्वला योजना कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट में 2014, फर्स्ट में 2015, फर्स्ट में 2016 या फिर फर्स्ट में 2017? तो उज्ज्वला योजना आप लोग देखने को मिलेगा फर्स्ट में 2016 को आप लोग लॉन्च किए थे, बलिया यूपी से किया गया था इसको शुरू। कहाँ से? बलिया यूपी से इसको शुरू किया गया था। याद रखिएगा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्यों था? एलपीजी, मतलब आप लोग पता होगा महिलाओं को जो है बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त में सिलेंडर दिया गया था, तो यही था उज्ज्वला योजना, जिसको याद रखिएगा। आप लोग देखे होंगे कि मतलब महिला लोग जो खाना पकाती है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जब आप लोग को पता है ना एक्टिव या और पैसिव स्मोकिंग वगैरह हो जाता है, तो डायरेक्ट तो उन लोग नहीं लेती है, लेकिन खाना बनाती है तो आसपास के जो धुआं होता है उनके पेट वगैरह, सॉरी मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू जैसे चला जाता है लंग्स वगैरह, तो उनको हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो इसीलिए जो है ऐसे क्या करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, प्रॉब्लम ना देखने को मिले, तो इसलिए योजना शुरू किया गया था। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था यह गवर्नमेंट का। तो फर्स्ट में 2016 को शुरू किया गया था। एलपीजी बलिया यूपी शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना को उजाला योजना से कंफ्यूज मत कीजिएगा ना, उजाला योजना अलग योजना है। उजाला योजना जो है से किसके लिए है? ये उजाला योजना आप लोग एलईडी के लिए है ना, फ्री एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, आपको मालूम होगा। उज्ज्वल ज्योति लिखा है, उज्ज्वल ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यही इसका फुल फॉर्म था। चलिए कैसे कैसे करते गए, जल्दी जल्दी डिस्कस हो गया, तो वीडियो तो आपको लोगों का खराब हो गया था आज। नेक्स्ट बोला जाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन ना, तो इसको याद रखिएगा। अब बताया कि नहीं अभी मतलब उजाला योजना, उजाला योजना याद रखिएगा 5 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, फ्लो में याद भी नहीं रहता। 5 जनवरी 2015 को उजाला योजना शुरू किया गया था। उज्ज्वला अलग है ना, उज्ज्वला योजना अलग था, वह 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। यहाँ उजाला की बात हो रहा है, उजाला में कन्फ्यूज मत कीजिएगा, एग्जाम में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वैसे कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2014 में, अगस्त 2015, अगस्त 2016 या फिर नॉन ऑफ दीज? तो यहाँ से देखने को मिलेगा आपको अगस्त 2016 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। कब? अगस्त 2016 में, लेकिन यहाँ जो है अक्टूबर 2016 से ना पूरा तरह से लागू है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मतलब जीएम का फुल फॉर्म कभी पूछ देते हैं ना, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा जेम। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पर्पस क्या होता है? ताकि जितना बाजार वगैरह होता है उसको लिस्ट किया जा सकते हैं, अगर ऑनलाइन दुनिया होगा तो सब कोई आराम से खरीद बिक्री कर सकता है, ओके, आसानी होता है। तो अगस्त 2016 में इसको लॉन्च किया गया, जबकि अक्टूबर 2016 से कम्प्लीटली फंक्शन में है। क्वेश्चन 20 देखते हैं, नेम द फ्लावर विच वाज कॉल्ड इमोर्टल फ्लावर बाय रविंद्रनाथ टैगोर ऑन विच बीज नेवर कीप देयर फीट। कहा जा रहा है कि कौन सा वह जो एक फूल है, फूल देखिए पहचानिए, जो कि जिसको आप लोग अमर फूल के नाम से जानते हैं, उस पर कभी मधुमक्खी अपना पैर नहीं रखती है ना, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाम दिया गया है अमर फूल का नाम। गुलर के फूल, सदाबहार, चंपा या फिर रात रानी? देखिए पता चल रहा है, ये चंपा का फूल है। क्या है? चंपा का फूल है। चंपा का फूल पर कभी भी मधुमक्खी अपना पैर नहीं रखती है, तो यही इसका आंसर हो गया, आंसर ही चंपा। बाकी इनको अमर फूल किसके द्वारा बोला गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है एशिया में फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, किसके? लिटरेचर के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए इनको मिला है, तो इसको याद रखिएगा। न सिर्फ भारत, पूरा एशिया में फर्स्ट पर्सन थे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनसे पता चला गया, चंपा हो गया। तो कुछ जानकारी भी होना चाहिए, एक अलग तरह का क्वेश्चन है, आप लोग को पता था या नहीं पता था?
ये सब कुछ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में होता है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। कभी भी मधुमक्खी अपना पैर नहीं रखती है। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, गुलर का फूल। गुलर का फूल एक्चुअली में गुलर का फूल नहीं होता है ना, गुलर का फूल एक मुहावरा है। गुलर का फूल का होना का मतलब होता है वो अत्यंत दुर्लभ वस्तु होना। गुलर का फूल होता ही नहीं है, वो देखिएगा ऐसे गोला गोला टाइप का, मतलब फल जैसा लटका होता है, उसका फूल नहीं होता है। तो गुलर का फूल दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब अत्यंत दुर्लभ वस्तु, एक मुहावरा है, उसका अर्थ याद रख लीजिएगा। मुहावरा होता है, मुहावरा बुला रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए आप लोग के लिए कितना मतलब करके लाया हूँ, देखिए खोज के लाया हूँ हर एक चीज़ को। याद रखिएगा, अलग अलग पास्ट एग्जाम में देखिएगा उठाकर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। सारा कंप्लाइजेशन यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, तो देख लीजिएगा। यहाँ से बोला जा रहा है 1983 में वियना कन्वेंशन हुआ था, 2001 में बोला जा रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, या फिर रामसर सम्मेलन 1970 में हुआ था। क्या होना चाहिए, इसमें क्या गड़बड़ है? देखिए यहाँ से गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो है रामसर सम्मेलन जो है 1970 में 1971 में हुआ था। रामसर कन्वेंशन आपका पता है वेटलैंड से रिलेटेड है ना। वेटलैंड क्या होता है? नम भूमि होता है। नम भूमि को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं आप। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोरा यानी कि फूल पत्ती और फाउना यानी कि जो एनिमल्स, अगर फ्लोरा और फाउना नहीं रहेंगे तो मतलब पता है कोई भी मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोरोसल बन जाएगा। जीव जंतु का आपस में होना जरूरी है, आपस में रहना जरूरी है। अगर नम भूमि नहीं रहेगा तो जीव जंतु रह नहीं पाएंगे, और नहीं रह पाएंगे तो वहाँ पे मोरोसल बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, ताकि जीव जंतु को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। अब जीव जंतु को प्रोटेक्ट इसीलिए करना जरूरी है ना, क्योंकि हर एक कोई यहाँ पूरा ब्रह्मांड का हर एक चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। ओके, कोई भी चीज़ अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा वगैरह चीज़ डिस्टर्ब होने लगता है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा, आर्ट्स श्रृंखला वगैरह थोड़ा सा पता होगा, तो आप लोग जानते हैं कोई चीज़ डिस्टर्ब कीजिएगा तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोई चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने का हम लोग बात करते हैं। तो इसलिए रामसर जो है कन्वेंशन हुआ था 1971 में, तो वह वेटलैंड से रिलेटेड है। और बाकी विश्व नम भूमि दिवस आप लोग 2 फरवरी को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को आप लोग कैंसर दिवस मनाते हैं। चलिए बाकी सारे ऑप्शंस को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। रामसर कन्वेंशन एक ईरान में जगह है। कहाँ पे? रामसर जो है एक ईरान में जगह है, वहीं पे कन्वेंशन हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर देता हूँ ना। वियना सम्मेलन देखिएगा, यूरोप में शांति बना रहा है, एजुकेशन के लिए बहुत सारा चीज़ के लिए यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। आप लोग को सम्मेलन बोल सकते हैं 1993 में ना। यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया है, 1990 ये भी गड़बड़ है, इसको सही कर दूंगा ना, 1993 है। ऐसे 2 ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। 1993 में आप लोग देखने को मिला वियना कन्वेंशन हुआ था। ओके, सम्मेलन वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह बोलिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में देखने को मिलेगा। स्टॉकहोम देखिएगा जलवायु परिवर्तन से, कभी कभी पूछते हैं कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो किससे है, तो जलवायु परिवर्तन से। याद रखिएगा 2004 से लागू है, 1 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ऑप्शन गलत है ना, 1993 होना चाहिए, सही प्रोवाइड करा दूंगा। क्योटो प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा आपको 1997 में। यह ओजोन लेयर से है ना, ओजोन लेयर से, याद रखिएगा। ओजोन कैसे खत्म होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से खत्म हो जाता है ओजोन। ओके, O3 इसका फॉर्मूला होता है ना, O3। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, आपको अच्छे से पता होगा, ब्राजील का कैपिटल रियो डी जेनेरियो में ना, जहां से आपको एजेंडा कैसे निकल कर आया था, याद है? चलिए ठीक है, चलिए बाकी वहाँ पे सतत पोषणीय विकास आप लोग आया था, आप लोग को याद है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह, सतत पोषणीय विकास वगैरह कॉन्सेप्ट आता है, जो हम लोग पर्यावरण का जो से बोलते हैं कि हम लोग को डेवलपमेंट करना है, लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, क्या है? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, याद रखिएगा, जो कि 2030 तक हम लोग को अचीव करना है। 2000 से लेकर 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, जिसको आप लोग MDG जानते थे। अब जो है 2015 से 2030 तक इसका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। टोटल 17 गोल है, जिसमें हम लोग को लगभग कितना है, 289 टारगेट है शायद अचीव करना है, शायद, या 279, एक्चुअली में याद नहीं है, छोड़िए उसको, मतलब याद है लेकिन माइंड से उतर गया है, 289 या कुछ ऐसे कुछ करके था। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें फर्स्ट 5 गोल याद रख लीजिएगा। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, और उसके बाद जेंडर इक्वलिटी। फिर से बोल रहा हूँ, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, उसके बाद गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, ये 5 फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसी तरह से 17 टोटल है ना। चलिए आंसर हो गया ना, 1993 था वो, आपका देखने को मिलेगा, गड़बड़ हो गया था वियना वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आता है। क्वेश्चन 22 देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देना है। बोला जा रहा है कि बरसा पारा स्टेडियम है, इसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम नाम है, नाम बदल दिया गया, वही बताना है आपको। फिरोज शाह कोटला दिल्ली स्टेडियम जो है नाम उनका अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम बोला गया है कैप्टन रूप सिंह के नाम पर है, या फिर दिल्ली का जो राष्ट्रीय स्टेडियम है वो जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर है। टेलीग्राम पे आप लोग क्यूज नहीं दे रहे हैं ना, आप लोग क्यूज दीजिए। देखिए यहाँ से इसको देखने को मिलेगा, जो कॉल क्यूज दिया होगा उसको आंसर पता होगा।
ये जो दिल्ली का जो राष्ट्रीय स्टेडियम है, ओके, ये जो है जयप्रकाश नारायण के नाम पर नहीं है, ये जो है आपको देखने को मिलेगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर देखने को मिलेगा, दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम है उसका नाम। एक हॉकी का स्टेडियम है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत रखिएगा, हॉकी का इसलिए इनके नाम पर रखा गया है। ओके, चलिए बाकी देख लीजिएगा। बरसापारा जो स्टेडियम है भूपेन हजारिका के नाम पे है, भूपेन हजारिका इंपॉर्टेंट पर्सन है। फिरोजशाह कोटला में देखने को मिलेगा, यह जो है स्टेडियम देखने को मिलेगा अरुण जेटली जी के नाम पर है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कैप्टन रूप सिंह जी के नाम पर यह रखा गया है। यहाँ से ना भूपेन हजारिका को मैं डिस्कस करना उचित समझूंगा, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा। भूपेन हजारिका जो है, भूपेन हजारिका जी हैं, इनके नाम पर देखिएगा कि आपको आसाम में देखने को मिलेगा ढोला सादिया ब्रिज। क्या होगा? ढोला सादिया ब्रिज, जिसका लेंथ आपको 9.15 किलोमीटर देखने को मिलेगा। यह जो है आसाम को अरुणाचल प्रदेश से ऐड करता है, आसाम को अरुणाचल प्रदेश से ऐड करता है। क्वेश्चन आ चुका है। यह किस रिवर पर है? लोहित रिवर पर है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता हुआ नजर आती है। इतना सारा निकल के आता है। तो भूपेन हजारिका ब्रिज का एक और नाम क्या है? ढोला सादिया ब्रिज इन्हीं के नाम पर है। एक प्लेबैक सिंगर है ना, याद रखिएगा। और कुछ? चलिए, तो यही सारा चीज़ हो गया। और कुछ घट रहा है इसमें आसाम वगैरह में? चलिए, हो गया, देखते हैं। औचित्य तो बहुत सारा आते रहेगा। तो वीडियो कैसा लगेगा? यहाँ तक आते हैं तो जे जरूर कीजिएगा, आपके लिए झारखंड भी हो जाता है, जय हिंद भी हो जाता है। तो यहाँ तक आते हैं, जेच लिख दीजिएगा। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा वीडियो डिले हुआ उसके लिए तो बता ही दिया। तो चलिए फिर, कैसे भी चले आपका काम हो, थोड़ा लेट हो लेकिन होना चाहिए। वंदे भारतम।